Hello everyone, how are you all? Today we are going to discuss our new topic. The topic is application of dimensional analysis. Simply, our topic is application of dimensional analysis. Actually, the application of dimensional analysis are most important for us because जो न्यूमेरिकल सेटअप होता है कंपटीशन नीट पॉइंट ऑफ व्यू या जेई में, इन्हीं पे न्यूमेरिकल सेटअप होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली 3 है। वी हैव 3 एप्लीकेशंस मोस्ट कॉमन। The first application is to convert unit from one system to another। जो भी हमारी गिवन फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम से SI system to CGS system and vice versa, or we can say SI system to some new system and also vice versa, CGS system to our new system। इस कंसेप्ट में कुछ भी आ जाए, बिल्कुल एक एक बात आपको बता के चलूँगा मैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी टू कन्वर्ट the unit of a physical quantity from one system to another system। okay, the second one is to check the correctness of a physical equation। to check the correctness of a physical relation और वी कैन से इक्वेशन। ओके, मान लो हमारे पास कोई भी गिवन फिजिकल इक्वेशन है तो हमें उसको चेक करना है डायमेंशनली। ओके, एंड द थर्ड इक्वेशन इज टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हमें रिलेशन को डिराइव करना है। बेसिकली देयर आर 3 मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस विच आर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टॉपिक डायमेंशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मुझे आपसे कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस करना है। सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ हमारी डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको उनके बारे में पता लगे कि विच वन इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। डायमेंशन लेस के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। देयर आर सम डायमेंशनल लेस कांस्टेंट और वेरिएबल। देयर आर सम डायमेंशन लेस कांस्टेंट और वेरिएबल। ऑल नंबर अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, all numbers or we can say whole number means 0 1 2 3 जितने भी नंबर हैं हमारे 1/2 वो सारे के सारे क्या होंगे? डायमेंशनल लेस होंगे, डायमेंशन लेस। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे वो भी सारे के सारे डायमेंशनल लेस होंगे। सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मान लो साइन थीटा है, इट इज़ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कंप्लीट फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस, और इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट मीन्स एंगल है ये, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर आर्ग्यूमेंट आर डायमेंशनलेस। क्लियर है मेरी बात? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट है, इट इज आर्ग्यूमेंट, इट इज फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज logarithmic function, all logarithmic function, all logarithmic function are dimensionless and their argument also dimensionless. Logarithmic function and their argument are dimensionless. Okay, next one is exponential function. So we can write here all exponential function are dimensionless and their argument also dimensionless. ओके, जितने भी नंबर हैं वो डायमेंशनलेस होंगे अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर आर्ग्यूमेंट और डायमेंशनलेस, logarithmic function and their argument also dimensionless and exponential function and their argument also dimensionless। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन डायमेंशनलेस कांस्टेंट और वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि आपको इनके बारे में पता हो। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट आवर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम एप्लीकेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। एज वी नो आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज to convert unit or we can say our first application is conversion of unit We all know physical quantity is represented by Q, that is equal to NU. N is numerical value, U is size of unit. If we change the size of unit, our physical quantity remains constant. ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले कि जब हम यूनिट को चेंज करेंगे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो मेरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहती है, फिक्स रहती है। मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल भी बताया था। लेट्स सपोज लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी, 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर इज साइज ऑफ यूनिट। सो ऑल्सो वी कैन राइट 200 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इसमें यूनिट को चेंज कर दिया। अब ये 200 सेंटीमीटर है तो ये अभी भी लेंथ ही ना, इट इज़ ऑल्सो लेंथ। तो अब अगर ये लेंथ है, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी केप्ट कांस्टेंट, सो आवर द साइज ऑफ यूनिट चेंजेज। यूनिट का साइज़ है वो डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि मैं मीटर से सेंटीमीटर की तरफ लेके चला गया, तो मेरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो इंक्रीज़ कर जाएगी। वो कैसे वेरी करती हैं मैं ये भी आपको बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, अब मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लो n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी q। ओके, हमें पता है इसका तो। ओके, सो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये क्या है, ये मान लो हमारा यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में, इट इज़ यूनिट इन वन सिस्टम, इट इज़ यूनिट इन सेकंड सिस्टम। ये हमारी फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है, ये सेकंड सिस्टम में यूनिट है। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के द्वारा बताया जाता है। तो n1, तो मैं क्या लिख दूंगा, फंडामेंटल यूनिट बेसिकली m1 l1 t1।
ओके। और ए बी सी में क्या यूज़ कर दूँ, ए बी सी आर डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मुझे बताना है तो मैं उसे बताऊंगा फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से, और उन फंडामेंटल यूनिट पे मैं क्या लगा दूंगा, पावर, दैट इज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आ गई। और इधर क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ N2 M2 L2 T2 सिंपली A B C आर द सेम डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो M L T आर फंडामेंटल यूनिट, दीज आर फंडामेंटल यूनिट, ये और ये फंडामेंटल यूनिट है। और ए बी सी कौन है, ए बी सी आर डायमेंशंस। ओके, सिंपली वी कैन राइट N1 M1A L1B T1C that is equal to N2 M2A L2B T2C. These are the numerical value. It is the numerical value in one system, it is the numerical value in second system. So we have to calculate the numerical value in the second system. So N1 is simply written as M1 by M2 whole power A is dimension, L1 by L2 whole power B, T1 by T2 whole power C. It is the most common relation of conversion of unit. It is the first application of dimensional analysis. दोस्तों क्लियर हुआ ना आपको? अब मैं कैसे इसको यूज़ करने वाला हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने वाला हूँ, वो एक बार आपको बताना चाहता हूँ. सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर फर्स्ट रिलेशन. लेट्स सपोज आई एम पुटिंग एन एग्जाम्पल. 1 न्यूटन इक्वल टू, कन्वर्ट करना है मुझे 1 न्यूटन इंटू डायन. कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन. अब न्यूटन किसका यूनिट है सर? न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है. चलो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल, एटलीस्ट फिजिकल क्वांटिटी तो पता लग गई हमें. कौन है फिजिकल क्वांटिटी? फोर्स. और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस होती है डायन. तो मुझे एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में. ओके, तो एसआई सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ, N1 कितना है मेरा? N1 तो मेरा 1 आ गया. एसआई सिस्टम में मास किस में होता है सर? केजी में होता है. लेंथ किस में मेजर करते हैं सर? मीटर में मेजर करते हैं. टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं. ओके, सीजीएस सिस्टम में N2 हमें फाइंड आउट करना है. मास किस में होता है? मास यहाँ पे ग्राम में होगा. लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी. टाइम इज सेम इन सेकंड होगा. ओके, अब मैंने इसमें बाइफरगेट कर दिया. एसआई सिस्टम में एमएलटी किस में मेजर करेंगे और जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है उसमें हमारी वैल्यूज़ है वो ग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकंड है. ओके, अब फोर्स, अगर मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताऊं, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2. अब ए बी सी क्या आ गया मेरा? ए बी सी आर डायमेंशंस मैं बता चुका हूँ. A1 आ गया, B1 आ गया एंड C इज -2. दीज आर द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा. अब बताओ, अब मुझे बदलना किस में है? मैं लिखूँगा N2 मुझे फाइंड आउट करना है. ये N2 है दोस्तों. तो क्या फॉर्मूला है? N1 इक्वल टू M1 बाय M2 होल पावर A, L1 बाय L2 होल पावर B, T1 बाय T2 होल पावर C. सिंपली N2 इक्वल टू 1 इंटू ये एसआई सिस्टम में है. तो मास क्या होता है एसआई सिस्टम में? केजी. सीजीएस में किस में होता है सर? ग्राम में. और ए की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों? 1. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 1. L1 मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर होल पावर ऑल्सो 1. सेकंड डिवाइड बाय सेकंड होल पावर -2. ओके,
द वैल्यू ऑफ N2 इज सिंपली रिटन एज, अब मुझे किलोग्राम को, मुझे SI को CGS में कन्वर्ट करना है, तो मुझे kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो 10 पावर 3 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये कट जाएगा पावर 1, 10 पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर होल पावर 1 एंड 1 पावर -2, ये भी कट जाएगा दोस्तों। तो बताओ मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ। हेयर आई एम राइटिंग N2 इक्वल टू 1 इंटू, अब बोलो इधर देखो कितना आया ये, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 यानी कि 10 पावर 5 आ जाएगा दोस्तों। तो N2 की वैल्यू हमारी आ गई 10 पावर 5। सो हेयर वी पुट द वैल्यू और वी कैन से 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डायन, ये आ जाएगा 1 न्यूटन 10 रेज टू पावर 5 डायन के इक्वल होता है। तो ये आ गया दोस्तों मेरा एक रिलेशन। ओके, तो मैंने ये फर्स्ट एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज़ किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कीजिए दोस्तों इसका एक अल्टरनेट मेथड और मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 न्यूटन मुझे कन्वर्ट करना डायन में। सिंपली 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? न्यूटन इज सिंपली 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू, बिकॉज F इक्वल टू होता है ma और F इक्वल टू ma किस में होगा? kg में। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1। इसको मैं x मान लेता हूँ। मान लो 1 न्यूटन इक्वल टू x डायन, तो इसको मैंने x पुट कर दिया। अब डायन इक्वल टू होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर ने सेकंड स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में, तो इसको लिखूँगा 10 पावर 3 ग्राम इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, ओके, इक्वल टू x इंटू ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम ने ग्राम को कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को, तो मेरा जो x अननोन था उसकी वैल्यू आ गई 10 पावर 5। हेयर वी कैन ऑल्सो राइट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डायन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके को फॉलो कीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, वी आर टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड सिंपली वी कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। 1 जूल इंटू अर्ग, वी ऑल नो जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन द SI system and we convert 1 joule into arg. Arg is in the CGS system, so we can say we have to convert SI system into CGS system. Okay, and joule is the physical unit of the physical quantity work or energy, and we all know the dimensional formula of work done is simply m1 L2 T minus 2. Here 1 2 minus 2 are the dimensions ABC. Simply मैंने ABC इनको dimension बोल दिया। N2 equal to, according to the formula of the dimensional analysis, N2 equal to M1 equal to this formula, and we have to convert SI system into CGS system. So in SI system mass is in kg and we will convert into gram and meter is in centimeter. Okay, and put the formula and we have to calculate N2 equal to N1 simply 1 equal to M1 mass in the SI system which will convert in the CGS system. Okay, so I am directly writing 10 power 3 gram A यानी कि 1, 10 power 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर पावर 2 एंड 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पावर -2। ओके, ग्राम ने ग्राम को कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटर, ये सब कट जाएगा। N2 इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4 और सिंपली वी विल गेट 10 पावर 7 द अननोन वैल्यू, और 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 ऑफ अर्ग, ये मैं बोल सकता हूँ। ओके दोस्तों, अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से इसको लिखो। हेलो दोस्तों, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेके आया हूँ। वी ऑल नो अबाउट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज सिंपली 6.67 into 10 power -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, देन कन्वर्ट इन द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। मुझे अगेन क्या करना है, मुझे एसआई सिस्टम को अगेन मुझे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एसआई सिस्टम में इसकी गिवन वैल्यू ये है, तो मुझे सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू को बताना है। ओके, एंड वी ऑल नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी इज m-1 L3 t-2, सो द वैल्यू ऑफ a इज -1, b -3 and c -2. Okay, so using the main formula, simply n2 equal to n1 divide by m1 by m2 whole power a means -1, L1 divide L2 power 3 and T1 divide T2 power -2. Okay, these are the value in the SI system and these are in the CGS system. जो ये यूनिट है, मास का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, तो हमें पता है SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में, बताओ मास किस में रहेगा, केजी, इसमें किस में रहेगा, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये तो सेकंड है, ये तो रिमेन एज सच रहता है, सेकंड इंटू सेकंड। अब बताओ, तो n2 इक्वल टू n1 वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6.67 10 पावर -11। अब मास को पुट करते हैं, ये किस में होता है, केजी डिवाइड बाय ग्राम -1 डिवाइड बाय ये क्या है, L1 मीन्स मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर पावर 3 और सिंपली 1 रेज टू पावर -2। ओके, इज इट क्लियर? n2 इक्वल टू 6.67 10 पावर -11। अब बताओ मुझे SI को CGS में कन्वर्ट करना है, CGS सिस्टम में लेके जाना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, इसको लिखूंगा मैं 10 पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम पावर -1, इट इज़ कैंसल्ड। ओके, 10 पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर होल पावर 3 इंटू 1 रेज टू पावर, ये तो 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा, तो 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/1000, बिकॉज पावर इज -1, तो इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया दोस्तों, इंटू ये कितना है, ये 10 पावर 6 है दोस्तों, ये 10 पावर 3, ये 6 को इन्होंने कैंसिल कर दिया 3 पे, तो इट मीन्स ये 10 पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएंगी, तो सिंपली द वैल्यू ऑफ n2 इज 10 पावर -8, ये आ जाएगी n2 की वैल्यू। अब इसको पुट कर देते हैं, अगर इसको सिंपली यहाँ पे लिखूँ तो बताओ CGS में वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी दोस्तों, CGS में वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल टू, इसको फाइनली मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ना दोस्तों यहाँ से, तो बताओ किसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई 6.67 10 पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट SI यूनिट इनटू CGS यूनिट। दोस्तों क्लियर है ना मेरी बात आपको? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से लिखो आप। हेलो दोस्तों, अब हम सेकंड जो हमारी एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन और इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, मुझे वो चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल प्रिंसिपल इसमें यूज में लिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ all term, dimension of all the terms in a physical equation, dimension of all term in the physical equation should be the same. यानी कि
कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसमें जितनी भी टर्म यूज होंगी उन सभी का डायमेंशन हम सेम लेके चलेंगे। ओके, नहीं आया ना समझ में? थोड़ा और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी। मान लो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी। ओके, अब अगर ये दोनों की दोनों सिग्निफिकेंट हैं, if both of the physical quantity are significant, then according to the principle of homogeneity we can write the dimension of A equal to the dimension of B। ये आ जाएंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो मैथमेटिकल साइन है प्लस माइनस, ये इनको ये फॉलो नहीं करता। इट मीन्स अगर मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव ए फिजिकल इक्वेशन और वी कैन से द इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना दोस्तों। तो ये कोई हमारे पास एक फिजिकल रिलेशन है जो मैथमेटिकली प्रूव होके आता है हमारे पास। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला, ये जो इक्वेशन है इसमें जितनी भी टर्म मैंने यूज़ की है लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड, डायमेंशन वाइज मैं सभी को इक्वेट कर दूंगा। If all the term in a physical equation are significant, so we simply equate all the term dimension wise। तो उनका मैं डायमेंशन सेम पुट कर दूंगा। तो अगर डायमेंशन ऑफ इक्वेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड इज एग्जैक्टली सेम विद द डायमेंशन इन द राइट हैंड साइड, अगर दोनों का डायमेंशन सेम आ जाए, सो वी कंक्लूड दैट फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये बताएगा हमें। तो हमें किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि अगर मेरे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो दोनों की दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो मैं उन दोनों के डायमेंशन को इक्वेट कर सकता हूँ। इट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, अभी कुछ 2-3 मेन पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी दोस्तों, सेकेंड एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले ये नोट बनाया है मैंने, 3 पॉइंट हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीनों के तीनों। तो प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें मैंने लिखा है, अगर कोई भी इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन आपने मैथमेटिकली उसको प्रूव किया है, डिराइव किया है, तो वो इक्वेशन आपकी कोई मैथमेटिकली इक्वेशन आ गई। अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है ना, तो वो आंख बंद करके वो हमेशा डायमेंशनली भी क्या मिलेगी आपको, करेक्ट मिलेगी। इफ़ ए मैथमेटिकल करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन मैथमेटिकली सही है ना, तो वो डायमेंशनली भी सही होगी 110%। ओके, सेकंड इज ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकल करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैथमेटिकली करेक्ट होगी हमेशा, वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। मीन्स मैथमेटिकली करेक्ट तो ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगी वो, लेकिन अगर वो पहले डायमेंशनली करेक्ट है तो वो मैथमेटिकली हमेशा करेक्ट होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो करेक्ट हो भी सकती है मैथमेटिकली और वो नहीं भी हो सकती। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट आ गई ना, तो वो कभी भी मैथमेटिकली करेक्ट नहीं हो सकती। आपको मेरी बात समझ में आई ना दोस्तों? दोबारा सुनो एक बार। किसी भी मैथमेटिकल करेक्ट इक्वेशन का जब डायमेंशन निकालेंगे तो वो हमेशा करेक्ट आएगा डायमेंशनली। और अगर किसी इक्वेशन को मैं डायमेंशनली चेक करता हूँ, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट आ गई तो ये बोलना गलत है कि वो हमेशा मैथमेटिकली भी करेक्ट होगी। वो करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली ही इक्वेशन इनकरेक्ट आ गई तो वो कभी भी मैथमेटिकली करेक्ट नहीं हो सकती। ओके, अगर मैं इन तीनों का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो, अगर ये जो मेरा फर्स्ट था ना, फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इधर देख लो आप। इसमें फर्स्ट पॉइंट का जो एग्जाम्पल है मेरा, इसमें मैंने बोला कि अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है, जैसे हम प्रूव करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as।
अब ये इक्वेशन मैथमेटिकल करेक्ट होती हैं, आप चेक करके देख लो, ये हमेशा आपको क्या मिलेंगी, ये डायमेंशनली भी करेक्ट मिलेंगे आपको। और अब मैंने कोई भी एक इक्वेशन दे दी से S इक्वल टू, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 mv², ये मैंने कोई इक्वेशन दे दी। अब अगर मैं इसको चेक करूँगा ना तो ये डायमेंशनली मेरी करेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट तो नहीं है ना। अरे बोलो दोस्तों, ठीक है ना। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो वो कभी मैथमेटिकली तो वो करेक्ट हो ही नहीं सकती। आपको मेरी बात समझ में आई ना दोस्तों? अपनी स्क्रीन को पॉज करके इनको अच्छे से लिखो आप। ओके, सो जो सेकंड इक्वेशन है उस पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरे पास सिंपल इक्वेशन गिवन है, द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2π√L/g। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखा है ना आपने, ऐसे होता है, ये बॉब है, ये L लेंथ है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करता है दोस्तों अपनी मीन पोजीशन के अबाउट किसी पार्टिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे। तो ये ऐसे क्या करता रहता है, टू एंड फ्रो करता रहता है। तो ये इसके टाइम की इक्वेशन आ गई दोस्तों। तो मुझे इसको चेक करके बताना है वेदर इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, ये तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन तो t आ जाएगा। ओके, ये तो t आ गया। अब इधर राइट साइड में अब देखो, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये तो कांस्टेंट आ गया ना दोस्तों, और मैंने बताया था डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसको हटा दो यहाँ से। अब बात करता हूँ मैं L/g का अंडर रूट। तो L का डायमेंशन तो L आ गया, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा Lt-2, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, और ये L का डायमेंशन, और ये पूरे पे रूट आ जाएगा। L ने L को मार दिया तो t² का डायमेंशन ये रूट से बाहर निकलेगा तो t आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वी कैन से इट इज़ द इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट। दोस्तों आया ना समझ में, पक्का? तो ऐसे हमें चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज़ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, U इज़ द इनिशियल स्पीड, T टाइम, A एक्सेलरेशन, हाफ ये कांस्टेंट है। तो चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। मैंने आपको बताया इट इज़ ए मैथमेटिकल करेक्ट इक्वेशन, और वो क्या रहेगी, वो 110% क्या रहेगी, वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी दोस्तों। कैसे? अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 1/1 के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो S का जो डायमेंशन होगा वो हाफ AT², इसके भी इक्वल लिख सकता हूँ, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ S डायमेंशन इक्वल टू UT डायमेंशन इक्वल टू हाफ AT² डायमेंशन। क्योंकि मैंने बताया था डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म इन ए फिजिकल इक्वेशन शुड बी द सेम। मैंने पुट कर दिया इनको। तो बताओ भाई, S का डायमेंशन, इसको देखो पहले, इसको देख रहा हूँ मैं। S का डायमेंशन यानी कि लेंथ L आ गया, इक्वल टू ये देखो यहाँ पे U क्या है, इनिशियल स्पीड, दैट इज इक्वल टू Lt-1 इंटू T ने T को मार दिया तो L इक्वल टू L, यानी कि इसका डायमेंशन इसके साथ सही आ गया। अब इसको चेक करते हैं, इस वाले को। बताओ दोस्तों, तो जब मैं इस वाले को चेक करूँगा तो L आ चुका है, S का डायमेंशन तो हाफ का डायमेंशन होता ही नहीं, एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है Lt-2 इंटू टाइम का स्क्वायर गिवन है तो 2 आ जाएगा। T² ने इसको मार दिया, अगेन L इक्वल टू L। सो वी हार्डली कंक्लूड दैट दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है दोस्तों? दोस्तों बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन। हेयर T is time and V is the velocity of particle. Simply we can say that velocity is the function of time. Here A, B, C, D are the constant. Then we have to find out the dimension of A, B, C, D. A, B, C और D का मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली मैं यूज़ करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। और उसके लिए मैंने आपको बताया था डायमेंशन ऑफ ऑल द पैरामीटर इन ए गिवन इक्वेशन शुड बी सेम।
जितने भी पैरामीटर हैं सब के डायमेंशन को मैं मैथमेटिकली इक्वेट कर दूंगा दोस्तों। तो बताओ, पहले मैं निकालता हूँ v और a के साथ। अब v तो वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू LT-2, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो दोस्तों a का डायमेंशन तो बिल्कुल सिंपली हमारे सामने आ गया, LT-1 आएगा दोस्तों, ये LT-1। ओके, वेरी गुड, आया ना आपको भी समझ में? ओके, अब मैं बात करता हूँ BT के साथ। अब इसको इक्वेट कर दो इसके साथ, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको मैं राइट के साथ 1 बाई 1 इक्वेट करता चलूँगा। ओके, अब बताओ v डायमेंशन वाइज इक्वल टू आ गई BT डायमेंशन वाइज। तो बताओ दोस्तों, v का डायमेंशन LT-1 दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, b का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन, तो t आ जाएगा। और जब ये नीचे जाएगा इसके साथ तो b का डायमेंशन वी हैव टू राइट LT-2 आ जाएगा दोस्तों। b का डायमेंशन आ गया LT-2। ओके, उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब बात करते हैं c के लिए। तो c का डायमेंशन निकालने से पहले मुझे d का डायमेंशन देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। d का डायमेंशन इक्वल टू है t का डायमेंशन, तो यहाँ पे d का डायमेंशन तो दोस्तों t के ही बराबर आ जाएगा। ओके, तो d का डायमेंशन मेरा t के बराबर आ गया। अगर d का डायमेंशन t के इक्वल है तो ये दोनों यहाँ पे मैं t से रिप्लेस कर दूंगा इसको। तो बताओ v की वैल्यू डायमेंशन वाइज किसके इक्वल है, c बाय, यहाँ पे नीचे t आ जाएगा। तो बताओ दोस्तों, c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई डायमेंशन वाइज, तो c डायमेंशन इक्वल टू आ जाएगा v डायमेंशन इंटू t। और ये आपको पता है c डायमेंशन इक्वल टू, बताओ दोस्तों किसके इक्वल आ गया, LT-1 इंटू t ने t को मार दिया, तो c का डायमेंशन किसके इक्वल आ गया, सर l के इक्वल आ गया। लो भाई, ये डायमेंशन निकाल दिए मैंने a का, b का, c का और ये d का। बोलो दोस्तों, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और लिखो इसको अच्छे से। हेलो दोस्तों, अब ये थर्ड एप्लीकेशन आ गई डायमेंशनल एनालिसिस की, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग ऑल। डिराइव द रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। मुझे ये बताना है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चला हूँ। मान लो मेरे पास कोई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, मान लो मेरे पास कोई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, वो डिपेंड करती है उस पर लगने वाले फोर्स कांस्टेंट पे, F पे, स्प्रिंग की लेंथ पे, और स्प्रिंग की ये होती है मास पर यूनिट लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ। तो जो फ्रीक्वेंसी बोला इसने, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फोर्स कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड मास, लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो दोस्तों, जो फैक्टर, जो वैल्यू जिन जिन पैरामीटर पे डिपेंड करती है ना, उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखते हैं सबसे पहले तो हम। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? फ्रीक्वेंसी जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है उनको मैंने एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिया। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसको मैंने क्या किया, इधर लिख रहा हूँ मैं, इसको हटा लूँ यहाँ से, जस्ट ये तो दिखाने के लिए आपको बनाया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही है, अब मैंने इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, f की पावर a लिख देता हूँ मैं, l की पावर b और म्यू की पावर c। a b c आर द डायमेंशंस। देखते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है डायमेंशन वाइज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इनको डायमेंशनली इक्वेट करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है दोस्तों टाइम के इनवर्स के बराबर होता है, t-1 के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं इनको डायमेंशन वाइज पुट करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन को लेके। तो क्या लिखूँ इसको, मैं लिखूँगा m0 L0 t-1। क्या मैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। k तो कांस्टेंट है, विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो f कौन है सर? फोर्स का डायमेंशन क्या लिखूँ? m1 L1 t-2 होल पावर a। वेरी गुड। l इज द लेंथ सिंपली रिटन एज b। ओके, एंड म्यू क्या होता है दोस्तों? मास पर यूनिट लेंथ।
यानी कि m l-1 पावर कितना आ जाएगा c। अब मुझे बस a b और c की वैल्यू बतानी है दोस्तों। थोड़ा और इसको ढंग से लिखता हूँ मैं, m0 l0 t-1 दैट इज इक्वल टू, इनके जिनके बेस सेम है ना उनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो बताओ m का बेस कितना आ गया, m की वैल्यू पावर आ गई a प्लस सी। अरे बोलो दोस्तों, l की पावर किसके इक्वल आ जाएगी, a प्लस बी माइनस सी आ गई। देखो a यहाँ से, b यहाँ से और माइनस सी यहाँ से, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओनली -2a। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इनके बेस को इक्वेट कर दो दोस्तों, सिंपली इक्वेटिंग देयर बेस। तो बताओ a प्लस सी इक्वल टू आ गया 0, वेरी गुड। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू आ गया 0, अगेन वेरी गुड। -1 इक्वल टू -2a, वेरी गुड। तो दोस्तों माइनस ने माइनस को मार दिया, a की वैल्यू आ गई हाफ। a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, हाफ। a की वैल्यू अगर हाफ आ गई तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -हाफ। अब a की वैल्यू है हाफ, b को मुझे निकालना है, c की वैल्यू आ गई हाफ इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों सर, -1 आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, अब यहाँ a b c की वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, बताओ क्या आ गया। तो f इक्वल टू k, f a वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 1/2, वेरी गुड। l पावर b यानी कि -1, म्यू c यानी कि -हाफ। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ k/l को मैं नीचे लेके चला गया, अंडर ऑफ क्या लिखूँ, f/म्यू, ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों। और इस k की वैल्यू मैथमेटिकली जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो इसकी वैल्यू को लिखा जाता है दोस्तों, f इक्वल टू आ जाएगा, k की वैल्यू को पुट कर देंगे हाफ के साथ, तो यह आ जाएगा 1/2l अंडर ऑफ f/म्यू। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिलेशन। तो देखो फ्रीक्वेंसी फोर्स पे, लेंथ पे और मास पर यूनिट लेंथ पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है। चलो दोस्तों एक फार्मूला और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने ही बोल देता हूँ। लेट्स सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m, लेट्स सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद स्पीड v दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक पार्टिकल जिसका मास m है वो v कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। तो इस पार्टिकल पे अगर इसकी v कांस्टेंट, इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, तो इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो पार्टिकल पे लग रही है वो डिपेंड करती है पार्टिकल के मास पे, पार्टिकल की स्पीड पे एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे। बोलो दोस्तों, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle moving in a circular path, the mass of particle m moving with speed v and r is the radius of the circular path. So we can the magnitude of the centripetal force depend on the mass, velocity and radius, a b c are their dimensions. तो मुझे प्रूव करना है f है वो मास के किस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, v के किस पे और r पे किस पे। तो दोस्तों इधर कौन है ये सर, ये तो फोर्स आ गया और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, m1l1 t-2 आ गया ना दोस्तों। और a b c की वैल्यू आ जाएंगी, a1 है ये। अब इसको इक्वेट करते हैं, देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ f इक्वल टू k, यहाँ पे m/a/v/b/r/c। तो अब इसको डायमेंशन वाइज लिख लो दोस्तों, m1l1 t-2 दैट इज इक्वल टू k इज डायमेंशनलेस, तो m का डायमेंशन तो m ही होता है a, v का डायमेंशन lt-1 होता है b और r का डायमेंशन यानी कि lc। तो अब दोबारा इनको इक्वेट कर देते हैं दोस्तों। बताओ एक बार और लिख लेता हूँ मैं, m1l1 t-2 इक्वल टू बताओ ma l b प्लस c t-b।
अब दोस्तों सिंपली बस इसको इक्वेट करना है। बताओ m यानी कि दोनों तरफ बेस को इक्वेट कर दो। अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दूंगा a = 1। अरे इतना आसान, ये तो बहुत ईजी है भाई। b + c = 1 और -b = -2। सो दोस्तों b की वैल्यू तो आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -1 और सिंपली पुट करना है इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो भाई यहाँ पे। तो बताओ f की वैल्यू किसके इक्वल आ गई k, क्या लिखूँ दोस्तों m a, v यानी कि पावर 2 और r यानी कि -1। सो वी कैन राइट f = k mv²/r और k को मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा सिंप्लिसिटी के लिए। तो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला आया वो इसके इक्वल आ गया दोस्तों। अब ये इक्वेशन क्या है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है ना। अब इसको आप चेक करोगे ना डायमेंशनली तो 110% भी क्या मिलेगी आपको, ये डायमेंशनली करेक्ट मिलेगी दोस्तों। ये था हमारा आज का डिस्कशन दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई चैनल, द लिंक ऑफ माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, अपना साथ ऐसे ही बना के रखना और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए प्लीज़ कनेक्टेड विद मी। ओके, थैंक यू सो मच।